अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। ओके, आज का हमारा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स ऑफ क्लासिकल नावल पेपर कि क्लासिकल नावल हैं जो है ना, हमारे 5 हैं टोटल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के। उनके लिए मैं आपको एक एक पैराग्राफ बताऊंगी जो कि आपको इन नावल्स में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप उसके बिगनिंग में, उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप किसी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में जो है इसको एज आ इंट्रो ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आ टेल ऑफ टू सिटीज़ की। आ टेल ऑफ टू सिटीज़ का जो आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देने जा रही हूँ उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। A Tale of Two Cities was the 12th novel of चार्ल्स डिकन कि चार्ल्स डिकन्स ने जो नावल लिखे थे उसमें से ये 12वां नावल था। A Tale of Two Cities is an 1859 historical novel by Charles Dickens set in London and Paris before and during the French Revolution। अब इस नावल को 1859 में लिखा गया था। ये एक हिस्टोरिकल नावल है चार्ल्स डिकन का जो लंदन और पेरिस के गिर्द रिवॉल्व करता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले के और उसके बाद के हालात को बयान करते हैं। दिस नावल इज़ रिच इन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। डिकन वाज अ ग्रेट humanitarian novelist. He was a great social reformer who used his pen to root out the evils of Victorian society। यानी डिकन का ये नावल लिखने का मकसद ये था कि वो उसे इंसानियत से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो तमाम जो विक्टोरियन सोसाइटी की बुराइयां थी उनको जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। और इसके अलावा उसको जो है ना आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का भी मास्टर समझा जाता है क्योंकि उसने अपने नावल में एक वैरायटी जो है ना वो करेक्टर्स की इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा जी, अब आप बात करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। इट इज़ अ नावल रिटन बाय जेन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ जेन ऑस्टन्स नावल कि जेन ऑस्टन ने जितने भी नावल लिखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस ये रहा है। इट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको जो है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में जो कॉमेडीज़ लिखी गई, जो फ़नी नावल्स लिखे गए, उसमें से एक जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको मिली है लाइक अदर नावल्स ऑफ जेन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑल्सो फोकसेस ऑन द थीम ऑफ लव एंड मैरिज कि थीम जो है ना जेन ऑस्टन ने जितने भी नावल लिखे हैं ना वो डोमेस्टिक टाइप के होते हैं क्योंकि इसको जो है डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए इसके ज़्यादातर नावल्स का जो थीम होता है वो लव एंड मैरिज होता है और यही थीम उसने इस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी यूज़ किया है। जेन ऑस्टन रोट दिस नावल व्हेन शी वाज बेयरली 21। जेन ऑस्टन ने ये नावल जब लिखा था तब उसकी एज 21 थी। जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नावलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज। उसे रोमांटिक एज की एक बहुत अहम और बहुत बड़ी जो है ना नावलिस्ट राइटर का जो है टाइटल दिया जाता है। शी हैज़ अ टैलेंट ऑफ डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ करेक्टर्स ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ। उसके पास एक ऐसा टैलेंट है कि वो आम ज़िंदगी के जो करेक्टर होते हैं, हमारे जैसे जो लोग होते हैं, उनको भी पेपर पे जो है राइट करने का, उनके बारे में बयान करने का जो है टैलेंट। इसके बाद हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ करते हैं द मिल ऑन द फ्लॉस का। द मिल ऑन द फ्लॉस जो नावल है जॉर्ज एलियट का। एलियट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ हर एज। जो अपनी एज की जो थी ना वुमेन नॉवलिस्ट में, वुमेन राइटर्स में जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो थी। शी सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल फिक्शन एंड मॉडर्न फिक्शन। फिक्शन जो है वो भी नावल को कहते हैं, मतलब उसने रवायती फिक्शन और मॉडर्न फिक्शन के दरमियान एक रिलेशन को कायम किया था, एक रिलेशन को, एक लिंक को बयान किया था। Her emphasis on the character, psychology, moral values, philosophy, spiritual growth, realism, humor, and social analysis with a lucid and simple style makes her one of the greatest novelists of all times। कि उसकी राइटिंग्स में, उसके नावल्स में ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से उसको ग्रेट नावलिस्ट समझा जाता है। The Mill on the Floss has been regarded by many critics as the most autobiographical novel of the Iliad। अब ऑटोबायोग्राफिकल उसे कहते हैं जिसमें राइटर की अपनी जो है उसने ज़िंदगी को बयान किया होता है, उसकी अपनी लाइफ के ग्लिम्स नज़र आते हैं। तो काफ़ी क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो नावल द मिल ऑन द फ्लॉस है ये जो है ऑटोबायोग्राफी है उसकी अपनी लाइफ की, जॉर्ज एलियट की।
द मिल ऑन द फ्लॉज इज़ a tragic novel containing a lot of pathetic incidents as well as tragic character। अब इसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा दुखी इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं और उसके जो करेक्टर्स हैं ना वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेजिक टाइप के हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है टेस ऑफ डी अबरवेल्स। ये थॉमस हार्डी का नावल है। थॉमस हार्डी वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट राइटिंग एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अब जो है ना थॉमस हार्डी जो थे वो 19th सेंचुरी के एंड के जो बड़े फेमस नॉवलिस्ट भी रहे हैं और पोइट भी रहे हैं। टेस ऑफ द डी अबरवेल्स इज़ जनरली रिकॉर्डेड एज हार्डीज ट्रेजिक मास्टरपीस। अब इसको जो है ना इस नावल को उस हार्डी का एक मास्टरपीस कहा जाता है, ट्रेजिक मास्टरपीस कहा जाता है। एंड सर्टेनली इट इज़ हिज मोस्ट एम्बिशियस ट्रेजिक नावल। और ये जो नावल है ये हद से ज़्यादा जो एम्बिशियस होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा इन करेक्टर्स की ख्वाहिशात होती हैं, वो है इट इज़ अ स्टोरी ऑफ इनोसेंस एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ मैन एंड नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स रिलेशन टू द प्रेजेंट कंसनट्रेटेड ऑन द फैट ऑफ अ सिंपल कंट्री गर्ल। इसमें ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कि किस तरह मासूम लोगों के साथ जो है क्या किया बुरा सलूक किया जाता है, उनके साथ उन पर जुल्म सितम ढाए जाते हैं। हिस्ट्री को भी बयान करता है, इसमें नेचर का भी जिक्र है। तो इसके बाद हार्डी रिमेन्स अ नॉवलिस्ट ऑफ यूनिवर्सल पावर एंड इंटीग्रिटी हु एडिड एन एपिक डायमेंशन टू द फैमिलियर रियलिज्म ऑफ विक्टोरियन नावल। अब हार्डी ने जो था विक्टोरियन नावल को, यानी जो नावल का ट्रेडिशन था उसको एक न्यू डायमेंशन दी थी, एक नया स्टाइल जो था वो उससे नवाजा था। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ हम करने लगे हैं हेनरी फील्डिंग का जो नावल है जोसेफ एंड्रयूज़। फील्डिंग इज़ द ग्रेटेस्ट नावलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। उसे जो है 18th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट नावलिस्ट कहा जाता है। ही बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ राइटर्स हु आर कॉल्ड न्यू क्लासिक्स और फॉलोअर ऑफ क्लासिक। अब उसको जो है इसके बारे में ये कहना है लोगों का, राइटर्स का, कि ना वो उन राइटर से बिलोंग करते हैं जो कि न्यू क्लासिक हैं या फिर क्लासिक को फॉलो करने वाले हैं। जोसेफ एंड्रयूज़ वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड नावल ऑफ इंग्लिश राइटर हेनरी फील्डिंग। अब ये जो था ना उसने जो अपने नावल राइटिंग स्टार्ट की थी, फिक्शन स्टार्ट की थी, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये उसने फर्स्ट नावल जो था वो उसका पब्लिश हुआ था, एज़ वेल एज़ वन ऑफ द फर्स्ट नावल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको जो है फर्स्ट नावल का जो है मुकाम दिया जाता है। इट प्रेजेंट्स द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़ एंड हिज फ्रेंड अब्राहम एडम्स ऑन देयर वे home to London. The story in the whole consists of 4 books and the excerpt under the consideration comes from chapter 14 of the last book। अब ये जो स्टोरी के बारे में कहा जाता है कि ये 4 बुक्स पे जो है ना कंसिस्ट करती है, और जो ज़्यादा इसकी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग है या जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो चैप्टर 14 है लास्ट बुक का। फील्डिंग्स प्रोक्लेम्ड एम वाज टू टीयर द वेल ऑफ अफेक्टेशन एंड एक्सपोज इट। अब वो जो था ना तमाम जो पर्दे जो था हटा देना चाहता था, फाड़ देना चाहता था, और एक हकीकत को जो इतना वो बयान करना चाहता था, उसका ये मकसद था राइटिंग्स के पीछे, नावल राइटिंग के पीछे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ हम